नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिफेंस अपडेट्स को। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के टेस्ट के लिए बे ऑफ यानी कि बंगाल की खाड़ी से, जो कि 22 से 25 जनवरी 2022 के बीच किया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि ये दूसरा नोटम जारी किया गया है इस महीने, जिसमें कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और हो सकता है कि ये एक सॉलिड रॉकेट मोटर पर लगे HSTDV क्रूज वाहन का परीक्षण हो सकता है। भारत ने पहले ही 19 से 21 जनवरी 2022 के लिए नोटम जारी कर दिया है, जिसमें कि ब्रह्मोस ER का परीक्षण हो सकता है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक विस्तारित रेंज का संस्करण है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही DRDO को हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार HSTDV का परीक्षण बिना शील्ड के किया जाएगा। HSTDV कार्यक्रम के बाद विष्णु परियोजना के तहत 2 अलग अलग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के प्रोग्राम्स होंगे। भारत में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड न केवल देश के भीतर काफी पसंद की जाती है, बल्कि दुनिया भर में भी इसकी चर्चा होती है। लेकिन इस साल ये दिन पहले से ज्यादा खास होने वाला है। 26 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के तहत 75 यानी कि 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और ये राजपथ पर होने वाला अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। इस बात की जानकारी खुद वायुसेना ने दी है। 5 राफेल लड़ाकू विमान करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। पहली बार नौसेना के MiG-29K और P-8I लड़ाकू विमान भी इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही वायुसेना ने कहा कि 17 जगुआर विमान अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की आकृति बनाते हुए आसमान में दिखाई देंगे। यही इसके अलावा यहाँ पर Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, रुद्र फॉर्मेशन, 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर परेड के बाद फ्लाइट पास्ट के दौरान एक फॉर्मेशन में दिखेंगे और यही नहीं, इसमें 5 एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स भी एरो फॉर्मेशन में दिखेंगे। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने पर काम शुरू कर दिया है और इसकी पहली यूनिट अप्रैल से ऑपरेशनल हो जाएगी। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन से खतरे से निपटने के लिए सभी 5 यूनिट्स को जरूरी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक S-400 सिस्टम की सभी 5 यूनिटों के अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि 40 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच की दूरी पर दुश्मन के विमान या मिसाइल को मार गिरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी डेमचौक के पास और अरुणाचल प्रदेश के पास 2 S-400 सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जबकि बाकी 3 हिंद प्रशांत के खतरे से निपटने के लिए तैनात किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 S-400 सिस्टम की एडवांस कंसाइनमेंट रशिया से भारत आ चुका है और इन पर काम चल रहा है। भारत के जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रशिया में ट्रेनिंग ली है, वो इसके रडार सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि लिपुलेख, लिपुलेख और कालापानी देश के अभिन्न अंग है और भारत से अपील की है कि क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों को बंद कर दे। साथ ही नेपाल ने कहा कि वो कूटनीतिक माध्यम के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। काठमांडू में भारतीय दूतावास की ओर से एक बयान जारी करने के एक दिन के बाद ये टिप्पणी आई है। भारतीय दूतावास ने कहा था कि नेपाल के साथ सीमा को लेकर भारत का रुख सर्वविदित है, सुसंगत है और साफ है और इस बारे में नेपाल सरकार को बता दिया गया है। साथ ही भारत ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों के प्रति मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देंगे। लेकिन नेपाली सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि नेपाल सरकार इस तथ्य को लेकर दृढ़ और स्पष्ट है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिपुलेख, लिम्पियोधारा और कालापानी क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता कार्की ने कहा कि नेपाल की सरकार भारत सरकार से अपील करती है कि वो नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरने वाले सड़कों का निर्माण एवं विस्तार जैसे एक तरफा कदम को रोक दे। आपको बता दें कि भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इसे अपना क्षेत्र मानता है। यानी कि नेपाल दोस्तों एक बार फिर से इन मुद्दों को लेकर आगे आ गया है, जिस तरीके से KP शर्मा ओली के दौरान ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन भारत ने भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रखा है कि लिम्पियोधारा हो, लिपुलेख हो और कालापानी, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, चाहे नेपाल कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। और दोस्तों, भारत इस बात को भी ध्यान में रख रहा है कि नेपाल को किस तरीके से चाइना ने काफी सारी इसकी जमीन जो है उसे कब्जा दिया है। वहां पर चाइना के आगे नेपाल की बोलती बंद हो जाती है और भारत को वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने यहाँ से इनका मात्र आलू भी रोक दिया तो इनको चीन से आलू मंगवाने के लिए करीबन लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे और जो सामान इनको भारत के द्वारा सस्ता मिलता है उसी सामान की इनको तिगुनी से चौगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि नेपाल अपनी हद में रहे। दोस्तों, ईरान और चीन की दोस्ती एक बार फिर से सामने आ गई है। ईरान और चीन के बीच पिछले 25 वर्षों के लिए महाडील पर काम शुरू हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने अपनी पहली चीनी यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान ये ऐलान किया है। यही नहीं, चीन अब ईरान के बंदर आबास में अपना
महावाणिज्यिक केंद्र शुरू करने जा रहा है। दरअसल अमेरिका इजराइल के साथ तनाव को देखते हुए ईरान चीन के साथ अपनी दोस्ती को तेजी के साथ मजबूत करना उसने शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 5000 चीनी सैनिक भी ईरान में तैनात होंगे। इससे भारत के लिए एक संकट पैदा हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात नहीं बताई कि चीन और ईरान के बीच किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। 2021 में राष्ट्रपति हसन रूहानी के कार्यकाल के दौरान चीन और ईरान के बीच इस रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसमें आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा सहयोग पर बल दिया गया है, वो भी तब जब दोनों ही देश अलग अलग स्तरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। चीन अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान से सस्ते दर पर तेल अभी भी खरीद रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दोस्ती से भारत के लिए जो संकट पैदा हो गया है, उससे जो भारत का ईरान में चबहार बंदरगाह है जिस पर अरबों रुपए का निवेश किया गया है, वो अब अधर में पड़ जाएगा और यहाँ पर चीन अपनी बढ़ती हुई भूमिका से इसको अपने कब्जे में ले सकता है। और यही नहीं, पिछले दिनों ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका भी दिया था। ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से चलता कर दिया। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेशी लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। चीन और ईरान के बीच 25 साल का ये जो एग्रीमेंट होगा, उसमें 400 अरब डॉलर का समझौता किया गया है। दोस्तों, ईरान को भी पता चलना चाहिए कि चाइना किस तरीके से इनको पूरी तरीके से निचोड़ कर फेंक देगा। अगर ईरान को भारत के साथ अपनी दोस्ती नहीं फब रही है तो वो भारत को एक के बाद एक झटके दे रहा है और अब धीरे धीरे ईरान पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा। जिस तरीके से श्रीलंका, पाकिस्तान का हाल हो रखा है, ईरान का भी ऐसा ही हाल होगा और दुनिया देखेगी। भारत का अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अपने तीसरे फेज के सी ट्रायल्स को करने के बाद वापस लौट आया है, जिसमें कि उसने कॉम्प्लेक्स मैनूवर किया। INS विक्रांत का इस तीसरे फेज में इसकी परफॉर्मेंस को अलग अलग कंडीशन में जांचा गया। इसके अलावा इसके सेंसर स्यूट का भी टेस्ट किया गया और इसके जो अंडर वाटर वेपन्स हैं, यानी कि जो हथियार हैं और एसोसिएट जो सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शंस को भी चेक किया गया। INS विक्रांत को इस साल कमीशन किया जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट ने कहा है कि उसने भारतीय नौसेना से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जिसके तहत वे DMR ग्रेड का हाई स्ट्रेंथ स्पेशलिटी स्टील का वो निर्माण करेगा, जिसका इस्तेमाल सबमरीन्स बनाने में किया जाएगा। आपको बता दें कि हाई क्वालिटी स्टील को कई सालों के रिसर्च और कई राउंड्स के परीक्षणों के बाद बनाया गया है, जो कि हाई बैलिस्टिक इम्पैक्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट करीबन 7000 टन से ज्यादा का स्टील सप्लाई करेगा भारतीय नौसेना का और इनका इस्तेमाल अलग अलग नेवल एप्लीकेशन में भी किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत 6 स्वदेशी रूप से तैयार की गई 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल प्लेटफॉर्म में स्वदेशी 7.62 XL मशीन गन का यूजर ट्रायल शुरू हो चुका है, जो कि भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही हैं। WHAP को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर माइंस हो या फिर IED, इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपको बता दें कि इसके स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्रू के अलावा, जिसपे कि ड्राइवर और कमांडर होते हैं, साथ ही इसमें 12 पर्सनल्स को ये अपने साथ कैरी कर सकती है। DRDO की कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक टेंडर जारी किया है, जिसके तहत टरेट स्ट्रक्चर की असेंबली बनाई जाएगी, जो कि प्रोजेक्ट एलिजेंट के तहत होगा, जो कि इलेक्ट्रिक गन और टरेट ड्राइव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और नई जानकारी में ये बात सामने आई है कि लार्सन एंड टूब्रो टरेट स्ट्रक्चर को बनाएगी, जिसे कि मॉडिफाइड अर्जुन मार्क 1A वेरिएंट से टेस्ट किया जाएगा और इस टेस्ट के जरिए जो नतीजे आएंगे उसका इस्तेमाल DRDO के फ्यूचर मेन बैटल टैंक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कहा कि उनकी कंपनी ने एक नया अनमैन्ड ड्रोन बनाने पर काम शुरू कर दिया है, जो कि टेथर्ड अनमैन्ड व्हीकल होगा, जो लॉइटर और फिक्स पोजीशन के साथ एयरफील्ड और आर्मी बेस पे तैनात होगा। साथ ही ये 360 डिग्री का सर्विलांस क्षमता वाला होगा और इसमें एक CCD वीडियो कैमरा होगा, जो 2 किलोमीटर के साथ डे लाइट में काम करेगा और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल कैमरा इसका 1 किलोमीटर के दायरे में रात में काम करेगा और पावर केबल के जरिए ये 6 घंटे तक हवा में रह सकता है। और इस बीच अगर पावर सप्लाई में किसी भी तरीके की दिक्कत आ जाती है या ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसमें इनबिल्ट जो बैटरीज लगी हैं वो इसको लगातार पावर देंगी अगले 5 मिनट तक। DRDO की व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर जारी किया है, जिसके तहत हाई मोबिलिटी 8x8 क्रॉस कंट्री व्हीकल्स को बनाया जाएगा। नई जानकारी के अनुसार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 2.5 करोड़ रुपए का जो डील है वो साइन की है DRDO की व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें कि वे अब हाई मोबिलिटी 8x8 क्रॉस कंट्री व्हीकल्स को बनाएंगे। और हाई मोबिलिटी 8x8 क्रॉस कंट्री व्हीकल्स ये ऑल टेरन और सभी मौसमों में काम करने लायक होना चाहिए, साथ ही ये बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ भी होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।